नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एस.के. कौल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम प्रणाली पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा है ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी। बता दें, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने समाचार चैनल टाइम्स नाउ द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में कहा था, ये कभी ना कहें कि सरकार फाइलों पर बैठी है। अगर ऐसा है तो उन्हें खुद ही नियुक्ति कर लेनी चाहिए। फाइलें सरकार को ना भेजें, खुद ही नियुक्ति कर लें। वहीं इस टिप्पणी को लेकर जस्टिस कौल और जस्टिस ए.एस. ओका की बेंच ने कहा, समस्या यही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने को सरकार तैयार नहीं। ऐसी बातों का दूरगामी असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमने अब तक कई बयानों की उपेक्षा की है, लेकिन ये एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का बयान है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। जस्टिस कौल ने कहा कि मैं और कुछ नहीं कह रहा हूँ, अगर हमें करना है तो फिर हम फैसला करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से मीडिया रिपोर्ट्स पर ना भरोसा करने का आग्रह किया तो जस्टिस कौल ने जवाब दिया, ये एक इंटरव्यू है, एक इंटरव्यू में आपने जो कहा है उसे अस्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये उम्मीद कर रहा हूं कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों एक कानून अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। सरकार को ये सुनिश्चित करने की सलाह देंगे कि इस अदालत द्वारा निर्धारित देश के कानून का पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गए 11 नामों को मंजूरी नहीं दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है, मेरी इमेज खराब करने के लिए बीजेपी हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है। भाजपा का ऐसा करना मुझे ताकत देता है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी सोमवार को इंदौर में मीडिया से मुखातिब थे। राहुल गांधी से सवाल किया गया था, भारत बचाओ यात्रा में उठाए जा रहे सवालों के माकूल जवाबों से इतर बीजेपी आपकी दाढ़ी, कुर्ते एवं पूजा करने आदि पर कटाक्ष कर रही है। इसे किस तरह से देखते हैं और कैसे लेते हैं? राहुल गांधी ने कहा, भाजपा की दिक्कत है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए, लेकिन ये मेरे लिए फायदेमंद रहा। मेरी इमेज बनी, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। अगर आप किसी बड़ी शक्ति से लड़ रहे हो तो निजी हमले होंगे। अगर मुझ पर ये हमले हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ। ये एक प्रकार से मेरा गुरु है, ये मुझे सिखाता है कि मुझे इधर जाना है, उधर नहीं जाना है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, लड़ाई क्या है? लड़ाई जो आपके सामने खड़ा है, लड़ाई उसकी सोच को गहराई से समझने की है। मैं धीरे धीरे आरएसएस और भाजपा की सोच को अच्छे से समझने लगा हूँ। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा का सुस्पष्ट लक्ष्य भारत में फैलाई जा रही नफरत और हिंसा से उत्पन्न भय का माहौल समाप्त करने का है। ये यात्रा कांग्रेस पार्टी से आगे निकल चुकी है। दरअसल यात्रा हिंदुस्तान के दिल की आवाज को उठा रही है। कांग्रेस और आम लोगों के साथ भाजपा आरएसएस के लोगों को भी ये अच्छा लग रहा है। सभी यात्रा से जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत को चलाना प्रगतिशीलता का काम है। देश को आगे ले जाने के लिए जरूरी है कि जनता की आवाज को सुना जाए। भाजपा और आरएसएस की मुश्किल ये है कि दोनों ही जनता की आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं। राहुल ने कहा, ये यात्रा मेरी जिम्मेदारी और एक तरह से तपस्या है। इस देश में जो नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है वो देश के लिए खतरनाक है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस डर, हिंसा और नफरत के खिलाफ आवाज उठाऊं। करुणा, भाईचारा, आपसी सद्भाव इस देश की शक्ति रही है। इसका लक्ष्य देश को याद दिलाना है इस देश की संस्कृति क्या है, इतिहास क्या है, डीएनए क्या है। अगर हम इससे भटके तो इससे देश का बहुत नुकसान होगा। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे घमासान पर राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये दोनों नेता हमारे एसेट हैं। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि राजस्थान में इसका भारत जोड़ो यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले हफ्ता में राजस्थान में पहुंचेगी। उससे पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तकरार बढ़ गई। अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू देकर सचिन पायलट को गद्दार कहा और कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा सचिन पायलट को गद्दार कहे जाने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि अनुभवी नेता को युवा नेता के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये कहते हुए कि पार्टी को गहलोत और पायलट दोनों की जरूरत है, कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो पार्टी के हित में कड़े फैसले लेने से नहीं कतराएगी। पार्टी के सूत्रों ने कहा कि राजस्थान के मामले में नेतृत्व भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान से निकलने के बाद फैसला ले सकता है। दिसंबर के पहले सप्ताह में यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी और पार्टी नेतृत्व चाहता है कि गहलोत और पायलट के बीच के झगड़े की छाया यात्रा पर न पड़े।
एआईसीसी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने स्वीकार किया कि दोनों नेताओं के बीच मतभेद हैं, लेकिन साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द अप्रत्याशित थे। मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ और मैं ये भी कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री को कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। रमेश ने कहा कि पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, लोग आएंगे और जाएंगे, अनुभवी नेता, युवा नेता, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन सर्वोच्च है और इस मुद्दों को इस तरह से सुलझाया जाएगा जिससे पार्टी मजबूत हो। उन्होंने कहा कि मैं कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता, ये कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा। एकमात्र मापदंड ये है कि निर्णय से पार्टी मजबूत होगी या कमजोर होगी। अगर कड़े फैसले लेने हैं तो वो लिए जाएंगे। बता दें, गहलोत और पायलट के बीच फिर से बड़ी तकरार के बीच कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल 29 नवंबर को जयपुर का दौरा भी करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से आग्रह करेंगे कि वो चुनाव आयोग से ये निवेदन करें कि रामपुर में बीजेपी के उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। आजम खान ने कहा कि रामपुर में चुनाव की जरूरत ही क्या है। आजम खान ने रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रामपुर में चुनाव नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज ही पुलिस ने 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं, सड़कों से बेगुनाह लोगों को उठाकर ले गए हैं और उनकी पत्नी और शहर की पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को भी नहीं बख्शा गया है। आजम खान ने कहा, ये चेतावनी दी गई है कि हम लोग घरों में रहें और बाहर ना निकलें। उनके पास इसकी रिकॉर्डिंग है जिसमें लोगों से कहा गया है कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो घर खाली करा लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस गलियों में फ्लैग मार्च कर रही है। आजम खान ने कहा कि महिलाओं के साथ अभद्रता और शर्मनाक बर्ताव किया गया है। बताना होगा कि साल 1977 के बाद ये पहला मौका है जब आजम खान या उनके परिवार का कोई सदस्य इस सीट से चुनाव मैदान में नहीं उतरा है। समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी ने यहां से आकाश सक्सेना को टिकट दिया है। कांग्रेस और बीएसपी ने इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने के कुछ दिनों बाद ही रविवार को घोषित जिला परिषदों के लिए पंचायत चुनाव के नतीजे में बीजेपी को झटका लगा है। पार्टी ने 102 वार्डों में से सिर्फ 22 सीटों पर जीत हासिल की है। हरियाणा के 22 जिलों में 411 जिला परिषद वार्डों के लिए 3 चरणों में चुनाव हुए थे। ओम प्रकाश चौटाला के इंडियन नेशनल लोकदल ने सिरसा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी जिला परिषद चुनावों में प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा दी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था। बीजेपी के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय यह भी रहा कि वो पंचकुला में सभी 10 सीटों पर हार गई है, जबकि वो अंबाला में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी, जहां उसके केवल 2 उम्मीदवार जीत हासिल कर सके। वो सिरसा और अंबाला में आम आदमी पार्टी से पीछे रही। यही नहीं, कुरुक्षेत्र के भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी भी अंबाला जिला परिषद के वार्ड 4 में निर्दलीय उम्मीदवार राजेश देवी से 236 मतों के अंतर से हार गई। पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। उसने 15 सीटों पर जीत हासिल की है। इंडियन नेशनल लोकदल ने जिला परिषद की 72 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इसमें उसे 14 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस ने अपने चुनाव चिन्ह पर पार्टी नेताओं को मैदान में नहीं उतारा था। पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि हम इसका आकलन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। नेता ने कहा कि मेरा मानना है कि हमें जमीनी स्तर पर और काम करने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिनों के लिए गुजरात में हैं। वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान सूरत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला और पीएम मोदी को झूठों का सरदार बताया। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह अक्सर पूछते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, अगर हम 70 सालों में कुछ ना करते तो आप लोकतंत्र ना पाते। खड़गे ने कहा कि अगर ऐसी बात कर करके आप हमदर्दी पाने की कोशिश करेंगे तो लोग अब होशियार हो गए हैं, उतने बेवकूफ नहीं हैं। एक बार अगर झूठ बोलोगे तो लोग सुन लेंगे, 2 बार बोलोगे तो भी सुन लेंगे, लेकिन कितनी बार बोलेंगे? झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार हैं और ऊपर से बोलते हैं कि ये कांग्रेस वालों ने देश को लूटा है। गुजरात के सूरत में रैली को संबोधित करते हुए दलित वर्ग से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि आपके जैसा आदमी जो हमेशा कहता है कि मैं गरीब हूं, हम भी गरीब हैं, हम तो गरीब से भी गरीब हैं, हम तो अछूतों में से आते हैं। कम से कम आपकी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई, और फिर आप बोलते हैं मैं गरीब हूँ। मेरे को किसी ने गालियाँ दी, मेरी तो हैसियत क्या है। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने गुजरात की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आप गरीबों की जमीन लूट रहे हैं और आदिवासियों को जमीन नहीं दे रहे हैं। जमीन, पानी और जंगल कौन खत्म कर रहा है?
आप अमीर लोगों के साथ मिलकर हमें लूट रहे हैं। दिल्ली में श्रद्धा वालकर जैसा एक और हत्याकांड सामने आया है। इस मामले में अंजन दास नाम के शख्स की उसकी पत्नी और बेटे ने हत्या कर दी। मां और बेटे ने अंजन दास को नींद की गोलियां खिलाईं और मौत होने के बाद उसके शव को टुकड़ों में काट दिया। मां का नाम पूनम जबकि बेटे का नाम दीपक है। श्रद्धा वालकर मामले में आरोपी आफ्ताब पूनावाला की ही तरह पूनम और दीपक ने अंजन दास के शरीर के टुकड़ों को काटकर फ्रिज में रखा था और इन्हें पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर सहित अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। पुलिस को इस साल जून में पांडव नगर इलाके में शव के टुकड़े मिले थे, लेकिन तब ये नहीं पता चल सका था कि अंजन दास के शव के ही हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सड़ी गली अवस्था में मिले थे। श्रद्धा हत्याकांड के सामने आने के बाद इस बात की जांच की गई कि पांडव नगर में मिले शव के टुकड़े क्या श्रद्धा वालकर के हैं, लेकिन लंबी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने पाया ये टुकड़े अंजन दास के शव के थे। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पूनम और दीपक ने इस साल जून में अंजन दास की हत्या कर दी थी और इसके पीछे वजह अंजन दास के अवैध संबंधों का होना था। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन करने पर वहां के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की भतीजी फरीद मोरादखानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने भारत आ रहे फिल्म मेकर रजा दोरमिशन को ईरान सरकार ने रोक दिया है। पश्चिमी समाचार एजेंसियों ने अपनी खबरों में कहा है कि खामनेई की भतीजी फरीद मोरादखानी ने तमाम देशों से आह्वान किया है कि वो तेहरान के साथ अपने संबंधों को तोड़ लें, क्योंकि वहां पुलिस हिरासत में मरी महसा अमीनी को लेकर हो रहे प्रदर्शनों को ईरान सरकार कुचल रही है। फरीद मोरादखानी के पिता अली मोरादखानी अरंगेह एक शिया मौलवी थे। उनकी शादी अयातुल्ला खमेनेई की बहन से हुई थी। अली मोरादखानी विपक्षी नेताओं में से थे। फरीद के बयान को उसके फ्रांस स्थित भाई महमूद मोरादखानी ने यूट्यूब पर साझा किया। महमूद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुद को इस्लामिक गणराज्य के विरोधी के रूप में बताया हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद 23 नवंबर को फरीद मोरादखानी को ईरान में गिरफ्तार कर लिया गया। फरीद को इस साल की शुरुआत में भी ईरान के खुफिया मंत्रालय ने गिरफ्तार किया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया था। फरीद मोरादखानी ने वीडियो संदेश में कहा, ओ आज़ाद लोगों, हमारे साथ रहो और अपनी सरकार से कहो कि वे इस जानलेवा और बच्चों की हत्या करने वाले शासन का समर्थन करना बंद करें। ये शासन अपने किसी भी धार्मिक सिद्धांत के प्रति वफादार नहीं है। ये सत्ता में रहने के अलावा कोई नियम नहीं जानता है। अब सभी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देशों को ईरान से अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाकर और ईरान के प्रतिनिधियों को अपने देशों से बाहर निकालने का समय है। चीन के अलग अलग शहरों में लोगों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। ऐसा कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन और कड़े प्रतिबंधों के विरोध में किया जा रहा है। शंघाई में रविवार रात सैकड़ों प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार विरोध प्रदर्शन में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने कहा, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी सरकार से प्यार नहीं करता। मैं स्वतंत्र रूप से बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। हमारी कोविड-19 नीति एक खेल है और ये विज्ञान या वास्तविकता पर आधारित नहीं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रविवार को वुहान और चेंगडू शहरों में भी सड़कों पर उतरकर विरोध किया। इसके अलावा चीन के कई विश्वविद्यालय परिसरों में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। बता दें, शिनजियांग में 108 दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है। शुक्रवार को यहाँ आग लग गई थी, जिसमें 10 लोग जिंदा जलकर मर गए थे। आग का कारण लॉकडाउन को बताया गया और इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। एक वीडियो में लोगों को किसी शॉपिंग प्लाजा के बाहर चीन का राष्ट्रगान गाते हुए दिखाया गया है। गुलाम होने से इनकार करने वालों उठो। कुछ चिल्ला रहे थे कि वो लॉकडाउन से मुक्त होना चाहते हैं। कुछ लोग राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वीडियो के मुताबिक रविवार को दक्षिण पश्चिमी महानगर चेंगडू में एक बड़ी भीड़ जमा हो गई, जो नारे लगा रही थी, हमें आजीवन शासक नहीं चाहिए, हम सम्राट नहीं चाहते हैं। बता दें, ये पहली बार है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ ऐसा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चीन में ऐसे विरोध प्रदर्शन असामान्य हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्येंद्र.com के साथ।